नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है ड्रीम सेतु में। और आज हम लोग शुरू करेंगे। कल छायावाद और छायावाद उत्तर हो गया था, आज प्रगतिवाद से शुरू करते हैं। ठीक, चलिए। प्रगतिवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? कार्ल मार्क्स। मतलब आज जो प्रगतिवाद ये कहा जाता है, हिंदी की बात अभी नहीं हो रही, कि प्रगतिवाद के मेन प्रवर्तक जो हैं वो कार्ल मार्क्स माने जाते हैं। ठीक। विश्व का पहला लेखक संगठन यूनियन ऑफ सोवियत राइटर्स सन 1934 में गोर्की के नेतृत्व में रूस में प्रभावी हुआ। इसको नोट कीजिए, ये आता भी है। ठीक है। विश्व का पहला लेखक संगठन यूनियन ऑफ सोवियत राइटर्स सन 1934 में गोर्की के नेतृत्व में रूस में प्रभावी हुआ। ठीक। E.M. फ्रोस्टर ने प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की स्थापना सन 1935 में हेनरी बारबूस की पहल पर पेरिस में की थी। ठीक, ये हो गया। चलिए आगे। भारत की तरफ से सर्वप्रथम ब्रिटेन में जुलाई 1935 में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का गठन ज्योति घोष, के.एम. भट्ट, सज्जाद जहीर, मुल्कराज आनंद, हिरेन मुखर्जी, एस सिन्हा और मोहम्मदीन तासीन ने गठन किया था। प्रगतिशील लेखक संघ का गठन कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था, जुलाई 1935 में। 1936 से 43 तक हिंदी कविता के इतिहास में एक विशेष आंदोलन चला जिसे प्रगतिवाद माना जाता है। ठीक, प्रगतिवाद माना 36 से 33। प्रगतिवाद की शुरुआत 1936 से इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसी वर्ष लखनऊ में प्रेमचंद की अध्यक्षता में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना। अब प्रगतिशील लेखक संघ का गठन 1935 ब्रिटेन, जुलाई में। ठीक। प्रगतिवाद की शुरुआत स्वच्छंदतावाद युग से ही हो जाती है, लेकिन इसकी स्पष्ट प्रवृत्तियां उत्तर स्वच्छंदतावाद युग में ही उभर कर सामने आती हैं। प्रगतिवाद ने छायावाद की भाषा, आध्यात्मिकता, वैयक्तिकता तथा काल्पनिक करुणा इत्यादि का विरोध किया है। प्रगतिवादी काव्य ने सामूहिकता, वर्ग संघर्ष और सर्वहारा के विजय के गीत गाए हैं। कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद प्रगतिवादी काव्य का आधार है। राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद या साम्यवाद की विचारधारा है, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। प्रगतिवाद का मानना है कि जो साहित्य सर्वहारा के हित में नहीं है वह उसकी आवाज नहीं बन सकता। जो साहित्य सर्वहारा यानी कि जो पीड़ित लोग हैं उनके हित, साहित्य का मतलब है ही कि जिसको सबका हित करे। ठीक, वह उसकी आवाज नहीं बन सकता। वह साहित्य नहीं बल्कि शोषण को बनाए रखने की व्यवस्था है। इस संदर्भ में लेनिन का यह विचार महत्वपूर्ण है कि साहित्य क्रांति के लिए एक हथियार मात्र है। लेनिन साहित्य क्रांति के लिए एक हथियार मात्र है, ये लेनिन का कथन है। ठीक, ये उसमें पूछा जा सकता है वैचारिकी से। ठीक, चलिए। क्रांतिकारी कविताओं के संदर्भ में शुक्ल जी का कहना है, क्रांति के नाम पर परिवर्तन की प्रबल कामना हमारे हिंदी काव्य क्षेत्र में प्रलय की पूरी पदावली के साथ व्यक्त की गई है। ठीक, सब बातों में परिवर्तन की क्या है? क्रांतिकारी कविताओं के संदर्भ में शुक्ल जी का यह कथन है, क्रांति के नाम पर परिवर्तन की प्रबल कामना हमारे हिंदी काव्य क्षेत्र में प्रलय की पूरी पदावली के साथ व्यक्त की गई है। सब बातों में परिवर्तन की यह कामना कहाँ तक वर्तमान परिवर्तन के स्वतंत्र पर्यालोचन का परिणाम है और कहाँ तक केवल अनुवृत्त है, नहीं कहा जा सकता। एक बार में समझ में नहीं आया होगा। ये कह रहे हैं क्रांति के नाम पर परिवर्तन की प्रबल कामना हमारे हिंदी काव्य के क्षेत्र में प्रलय की पूरी पदावली के साथ व्यक्त की गई, यानी कि उसका एक क्रांति का एक प्रलय आया है ना, किसी चीज की बाढ़ आ जाना। फिर कह रहे हैं सब बातों में परिवर्तन की यह कामना कहाँ तक वर्तमान परिवर्तन के स्वतंत्र पर्यालोचन का परिमाण है और कहाँ तक केवल अनुवृत्त है, नहीं कहा। कहने कि सब बातों में जो बातें हो रही, जो रचनाएं हो रही, उनमें परिवर्तन की यह कामना, मतलब जो हम लिख रहे हैं,
जो परिवर्तन की बात हम कर रहे हैं उसकी कामना कहाँ तक, वर्तमान में जो परिवर्तित चीजों को हम परिवर्तित कर रहे हैं कि स्वतंत्र पर्यालोचन की, मतलब स्वतंत्र रूप से हम कोई चीज लिख पा रहे हैं, स्वतंत्र रूप से समाज को समझा पा रहे हैं, दे पा रहे हैं, ठीक, का परिणाम है, उसका रिजल्ट है। और कहाँ तक केवल अनुवृत्त, कहाँ तक कि जैसे मान लिया किसी और ने लिखा, हमने उसका क्या कर दिया, अनुकरण कर लिया, कहाँ तक केवल अनुवृत्त है और कहाँ तक परिमाण है, ये नहीं कहा जा सकता। चलिए, प्रगतिवादियों के अनुसार समाजवादी यथार्थवाद ही यथार्थ को देखने की एकमात्र तात्विक दृष्टि है। प्रगतिवादी चेतना साहित्य के आदर्श मार्क्सवादी बोध के आधार पर तय करती है और कला को स्वोद्देश्य मानती है। प्रगतिवादी कविता की भाषा, बिंब, शब्द, मुहावरे सब छोड़ दीजिए, आगे आइए। बच्चन सिंह के अनुसार सुमित्रानंदन पंत कृत युगवाणी को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना जाता है। ठीक, बच्चन सिंह के अनुसार सुमित्रानंद पंत कृत युगवाणी को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना जाता है। ठीक, गणपति चंद्र गुप्त ने रामेश्वर करुण कृत ब्रज भाषा काव्य करुण सतसई को प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना है, गणपति चंद्र गुप्त। बच्चन सिंह किसको मानते हैं, युगवाणी को। ठीक, और जब युगांत आता है तो इसका अंत होता है। यहां पे युगवाणी सुनते, यानी वाणी यानी बोलना, कि एक युग की शुरुआत हो रही, और जब इस युग का अंत होता लास्ट में लिखते हैं क्या, युगांत। तबीयत ठीक नहीं क्या आपकी? समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे आते हैं कि बच्चन सिंह के अनुसार प्रगतिवाद और प्रयोगवाद दोनों में एक द्वंद्वात्मक रिश्ता है। ठीक, उनका मानना है कि प्रगतिवाद के साहित्य में एक नई चेतना तो आई लेकिन साहित्य यांत्रिक हो गया। प्रगतिवादी कवियों ने दस्तावेजी कविताएं काफी संख्या में लिखी है। कौन कह रहे हैं? बच्चन सिंह कह रहे हैं। इनके कहने का मतलब है कि प्रगतिवाद और प्रयोगवाद दोनों में एक द्वंद्व युद्ध है। ठीक, उनका मानना है कि प्रगतिवाद के साहित्य में एक नई चेतना लेकर आई, नई चेतना तो लेकर, लेकिन क्या हो गया, ये यांत्रिक हो गई। यांत्रिक मतलब कि एक ही ढर्रे पे लिखा जाने लगा, कि मतलब आप संसद को गरिया रहे हैं, प्रशासन को गाली दे रहे हैं, मतलब अच्छा कर रहे हैं आप, लेकिन एक होता है ना कि उसको मशीनरीकरण कर दिया गया उसको। फिर प्रगतिवादी कवियों ने दस्तावेजी कविताएं, दस्तावेज का मतलब क्या होता है? हाँ, जैसे रोटी से संसद तक हम आगे देखते हैं, फिर या अंधेरे में भी देखेंगे, और सारी जैसे इनकी युगांत हो गई। ठीक, तो कविताएं काफी संख्या में लिखी है, कथन है बच्चन सिंह का। ठीक, दस्तावेज। आगे आ जाइए। हम में से कई लोग साहित्य में प्रगतिवाद नामक धारा का प्रतिपादन करने लगे। समकालीन साहित्य की अन्य सभी धाराएं इससे बाहर कर दी गई थी। सभी देशभक्त लेखकों का संगठन बनने के बदले वह अनेक धाराओं में केवल एक का प्रतिनिधि बनाए। कौन कहते हैं? रामविलास शर्मा। हम में से कई लोग साहित्य में प्रगतिवाद नामक धारा का प्रतिपादन करने लगे। ठीक, समकालीन साहित्य की अन्य सभी धाराएं इससे बाहर कर दी गई थी। सभी देशभक्त लेखकों का संगठन बनने के बदले वह अनेक धाराओं में केवल एक धारा का प्रतिनिधि बना, रामविलास शर्मा कहते हैं। ठीक, प्रगतिवाद समाजवाद की ही साहित्यिक अभिव्यक्ति है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र, प्रगतिवाद समाजवाद की ही साहित्यिक अभिव्यक्ति है। ठीक, आगे, प्रगतिवाद ने सत्य का राजनीतिकरण, सपाटीकरण, संकुचीकरण कर दिया, जबकि कला, सत्य, जीवन इतने बधे बधाए नहीं है, कहते हैं अज्ञेय हैं। शुक्ल का जो कथन भेजा हूं उसको पढ़ते रहिएगा। चलिए अब आगे आते हैं पंत निराला और प्रगतिवाद। युगांत लिखकर पंत जी ने युग के अंत का, यानी छायावाद के अंत का, इसका नहीं, छायावाद के अंत की घोषणा कर दी थी, तथा युगवाणी में उन्होंने प्रगतिवाद युग को
युग की वाणी कहा, यानी प्रगतिवाद का शुरुआत। पंत जी ने रूपाभ नामक एक पत्रिका का प्रकाशन किया। रूपाभ पत्रिका का प्रकाशन कौन करता था? पंत। ये पत्रिका से भी आ जाता है क्वेश्चन। रूपाभ, ठीक। उसमें अपने प्रगतिवादी विचारों को और अधिक स्पष्ट किया, ठीक। पंत के अनुसार प्रगतिशील कविता वास्तव में छायावाद की ही एक धारा है। दोनों स्वरों में जागरण का उदात्त संदेश मिलता है, एक में मानवीय जागरण का, दूसरे में लोक जागरण का, ठीक। आगे निराला ने कुछ प्रगतिवादी रचनाएं की हैं, जिनमें कुकुरमुत्ता, पकौड़ी, डिप्टी साहब आ गए, भिक्षुक, वन बेला प्रमुख रचनाओं में उनका मानवतावादी पक्ष उभर कर आया है। चलिए, ये फिर वही आ गया। फिर वही आ गया, एक ही चीज दो दो बार हो गया लग रहा। आगे आइए। दिखाई दे रहा ना? चलिए, प्रगतिवाद के महत्वपूर्ण कवि एवं उनकी रचनाएं। केदारनाथ अग्रवाल, युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फूल नहीं रंग बोलते हैं, 1965। और नींद के बादल, युग की गंगा, पंख पतवार, बंबई, हे मेरी तुम, ये भी कई बार पूछा गया। मार प्यार की थापे, कहे कहे केदार, बोल बोल अबोल, 1985, ये भी, ठीक। बसंत में प्रसन्न हुई पृथ्वी, 1996, ठीक। फिर आगे आ जाइए, जो सिलाएं तोड़ते नहीं, ठीक। मार प्यार की थापे भी कई बार पूछा गया है, ठीक। आगे वो नागार्जुन, इनका नाम था वैद्यनाथ मिश्र, ठीक। युग धारा, ओ भाई, युग धारा, ठीक। सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पतराई आंखें, भस्मांकुर, तालाब की मछलियां, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, ये भी है। खिचड़ी विप्लव देखा हमने, रत्न गर्भ, पुरानी जूतियों का कोरस, और इनका एक वो उपन्यास है, रतिनाथ की चाची, बालचनमा, ये भी पूछा जाता है, ठीक। चलिए आ गए शिवमंगल सिंह सुमन, 1915 में जन्म हुआ था और 2002 तक चले थे। इस पे आइए, हिल्लोल, जीवन के गान, फिर पर आंखें नहीं भरी, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, ये भी आता है, और मिट्टी की बारात एक भी हो सकता है, बस। आगे आइए, त्रिलोचन, इनका नाम है वासुदेव सिंह। धरती, गुलाब और बुलबुल, ताप के ताए हुए दिन, तापे हुए नहीं ताए हुए होता है, हाँ, ताप के ताए हुए दिन, ठीक। उस जनपद का कवि हूं, ये भी कई बार आ गए। कुछ कहनी भी कुछ, अन कही भी कुछ, कहनी भी है, ठीक। और एक अमोला। चलिए, ये हो गया। आगे आ जाइए, रांगे राघव, ठीक। अजय खंडहर, इनका कई बार पूछा गया है। मेधावी, इनका एक उपन्यास है, विश्वविद्यालय जीवन पर आधारित है। घरौंदा, वो भी कई बार पूछा गया, घरौंदा। चलिए आगे आ जाइए, अब केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल की रचनाओं का अन्य विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है, जैसे रूसी, अंग्रेजी, चेक, जर्मन आदि। केदारनाथ अग्रवाल मुख्यतः दो श्रेणियों में, पहली श्रेणी में उनकी राजनीतिक कविताएं, दूसरी श्रेणी में प्रकृति,
ठीक, चलिए आगे आ जाइए। प्रेमचंद, इसको छोड़ दीजिए, इनको भी। केन नदी से अत्यधिक लगाव के कारण इन्हें केन का कवि कहा जाता है, केदारनाथ अग्रवाल को। अभी आएगा आगे। देश विदेश की कविताएं शीर्षक से केदारनाथ अग्रवाल ने देश और देश के बाहर तमाम कवियों की कविताओं का अनुवाद किया। ठीक। बच्चन सिंह ने इनके बारे में कहा, जहां तक प्रकृति चित्रण का संबंध है, केदार छायावादोत्तर कविता के सुमित्रानंदन पंत। बच्चन सिंह कहते हैं, जहां तक प्रकृति चित्रण का संबंध है, केदार छायावादोत्तर कविता के सुमित्रानंदन पंत हैं। ठीक, चलिए। केदारनाथ अग्रवाल ने जहां कहें केदार खरी खरी में डॉलर के प्रति भारतीय राजनेताओं को चेताया है, वहीं युग की गंगा में आगे आइए क्या है, असमान अर्थव्यवस्था की विसंगति का यथार्थ चित्रण भी। फूल नहीं रंग बोलते हैं के लिए केदारनाथ अग्रवाल को सोवियत लैंड पुरस्कार। ठीक, चलिए। केदार जी ने जमुन जल तुम और योम हे मेरी तुम कविताएं अपनी पत्नी की याद में लिखी। खेत का दृश्य कविता धरती को राधा और कृषक को कृष्ण का प्रतीक बनाकर, इसको ये लाइन नोट कर लीजिए। खेत का दृश्य कविता धरती को राधा और कृषक को कृष्ण का प्रतीक बनाकर लिखा गया। चंदू और चैत कविता में ग्रामीण युवकों की जिंदगी का यथार्थ चित्रण एवं बसंत में प्रसन्न हुई पृथ्वी कविता में प्राकृतिक सौंदर्य चित्रण का वर्णन किया गया। ठीक, चलिए। नागार्जुन यात्री इनका पहला साहित्यिक नाम था, ये संस्कृत मैथिली में इसी नाम से लिखते थे। ठीक, और वैसे इनका नाम था बैद्यनाथ मिश्र। बादल को घिरते देखा है, हरिजन गाथा तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, 5 पूत भारत माता के, कालिदास अकाल और उसके बाद। अच्छा, और मुझे कालिदास वाला बड़ा अच्छा लगा, कालिदास सच सच बतलाना, वो क्या नाम है, यक्ष रोया कि तुम रोए ऐसे करके है। ओ कालिदास, ओ कालिदास। नागार्जुन को बारिश हो रही है क्या? अच्छा, नागार्जुन को प्रगतिवाद का सलाका पुरुष कहा जाता है। ठीक, प्रगतिवाद का सलाका पुरुष। राम के प्रति नागार्जुन की खड़ी बोली में प्रकाशित पहली रचना, राम के प्रति। चलिए, नागार्जुन की कविता राम के प्रति 1935 ईस्वी में साप्ताहिक पत्रिका विश्वबंधु में छपी थी, जो लाहौर से निकलती थी। अपनी कविता प्रतिहिंसा ही अस्थाई भाव है को नागार्जुन का ने अपने साहित्य का मैनिफेस्टो कहा है। मैनिफेस्टो, प्रतिहिंसा ही अस्थाई भाव है। नागार्जुन ने अपने साहित्य का क्या कहा? मैनिफेस्टो कहा है। ठीक, चलिए। पत्रहीन नग्न गाछ मैथिली भाषा में लिखा गया एक महत्वपूर्ण काव्य संग्रह, जिसमें 52 कविताएं संकलित हैं। सन 1968 में लिए 1968 में लिखे नागार्जुन को, अच्छा हाँ, मैं इसके लिए नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। स्कृति यहाँ आ गया, ये यहाँ चला गया, तभी तो। ठीक, किसके लिए मिला? पत्रहीन नग्न गाछ के लिए, मैथिली भाषा। बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता कहा है। नुक्कड़ कविता, बच्चन सिंह ने नुक्कड़ कविता। ठीक, नागार्जुन ने दीपक पत्रिका के संपादक के रूप में भी कार्य किया। अब बताइए, अभी कल मैं बताया था, यह किसी के प्रिय प्रतीक थे, दीपक और बादल। महादेवी वर्मा, चलिए। प्रेत का बयान कविता में नागार्जुन आजाद भारत के ऐसे अध्यापक की यथार्थ दशा का चित्रण करते हैं जिसकी मृत्यु सुख के कारण हुई है। ठीक,
भस्मांकुर खंड काव्य कविता में नागार्जुन ने भगवान शिव और पार्वती के संबंधों को साधारण दंपति के रूप में देखा। इस कविता का शरीर श्रृंगार रस का है, लेकिन आत्मा करुण रस की है। इसमें भैरव छंद का प्रयोग किया गया है। हरिजन गाथा कविता में दलितों की समस्याओं का मार्मिक चित्रण किया गया है। सिंदूर तिलकित भात नागार्जुन की प्रेम संबंधी एक महत्वपूर्ण रचना है और रानी नागार्जुन की व्यंग प्रधान कविता है। चलिए आगे आ जाइए। नागार्जुन ने अपने समकालीन कवि केदारनाथ अग्रवाल के लिए ओ जन मन सजन चितेरे कविता लिखी और चना जोर गरम भी लिखे थे। ये देखिए, भ्रष्टाचार व सत्ता को लालच जिसको होती थी उसके लिए। तन गई रीढ़ यह तुम थी नागार्जुन की प्रेम संबंधी कविता है। गुलाबी चूड़ियां वात्सल्यपूर्ण, वो जो बस में टंगी रहती गुलाबी चूड़ियां, हो सकता है आपने अगर पढ़ा हो तो। इसमें वो बस का जो ड्राइवर रहता है उसकी बेटी छोटी सी रहती है, वो बस में टांग देती है गुलाबी चूड़ियां, तो उस पर लिखते हैं। बहुत शानदार कविता है। सेकंड ईयर में तो थी, बीए सेकंड ईयर में हम लोग पढ़े थे। हो सकता है सिलेबस चेंज हुआ हो। नागार्जुन के संबंध में महत्वपूर्ण आलोचकों के विचार यह निर्विवाद है कि कबीर के बाद हिंदी कविता में नागार्जुन से बड़ा व्यंग्यकार अभी तक कोई नहीं हुआ। ठीक, क्या क्या इसी में आ गया। प्रतिबद्ध हूं, संबद्ध हूं, आबद्ध हूं, उसकी प्रतिबद्धता बहुजन समाज, बहुजन यानी कि जो गरीब समाज है, दलित वर्ग, समाज के कल्याण के लिए तो है ही, अपने आप को व्यामोह से उबारने के लिए यानी कि मोह से उबारने की खातिर भी है। कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिससे वह संबद्ध ना हो, राग से, द्वेष से, आस्था से, अनास्था के, यानी कि ये बच्चन सिंह का कथन है कि ये कहते हैं कि हर चीज, समाज के हर कोने को इन्होंने टच किया। ये आगे आ जाइए। ये नामवर सिंह, बच्चन सिंह दो दो लोग हैं। मुझे लग रहा है ये जो पहला वाला ये बच्चन सिंह का ऊपर वाला है ना, और फिर यहां से ये वाला नामवर सिंह, इसको देखना पड़ेगा। चलिए इसको छोड़ दीजिए। नागार्जुन के भाषिक मुहावरे ठेठ गांव के हैं। जहां तक संस्कृत की सधी हुई पदावली मिलेगी वहां पर भी गवई रंग चढ़ा हुआ है। गवई यानी गांव का। एक ही कविता में सफलतापूर्वक कई प्रकार की पदावलियों, छंदों, लयों का प्रयोग करते हैं। छंदोबद्ध कविता में मैदानी नदियों का संयमित प्रवाह है तो मुक्त छंदों में पहाड़ी नदियों की चंचलता। ये कहते हैं बच्चन सिंह। चंचल कौन होता है? बच्चे लोग। वे नागार्जुन शैली की, यानी कि नागार्जुन जो है शैली की खोज नहीं करते, शैली स्वयं उन्हें खोज लेती है। ये नामवर सिंह कहते हैं। कहाँ गया भाई? शैली की खोज नहीं करते, शैली स्वयं उन्हें खोज लेती है। ठीक, चलिए। उनकी काव्य भूमि विपुल है और विषम भी। ये कौन कहते हैं? नामवर सिंह। चलिए। लोकप्रिय कलात्मक सौंदर्य के संतुलन और सामंजस्य का जितनी सफलता से हल किया उतनी सफलता से हिंदी के बहुत कम कवि कर पाए। नामवर सिंह। कविता में रूप संबंधी जितने प्रयोग नागार्जुन ने किए उतने शायद ही किसी ने किए हों। कविता की उठान तो कोई नागार्जुन से सीखे और नाटकीयता में वे लाजवाब हैं। यह उनके बात कहने के हजार ढंग हैं। ये भी नामवर सिंह कहते हैं। आगे आइए। नागार्जुन जितने क्रांतिकारी सचेत रूप से हैं उतने अचेत रूप में भी नागार्जुन की कविताओं के आधार पर 1940 के बाद के भारतीय नहीं, ये सुनिए। नागार्जुन जितने क्रांतिकारी सचेत रूप में हैं उतने अचेत रूप में भी, ये कहते हैं कौन? रामविलास शर्मा। ये रामविलास शर्मा, कंफ्यूजन नहीं होना, ये रामविलास शर्मा। ठीक, फिर यहां से आते हैं। नागार्जुन की कविताओं के आधार पर
1940 के बाद के भारतीय समाज की राजनीतिक चेतना का इतिहास लिखा गया है ये मैनेजर पांडे, मैनेजर पांडे का। ठीक, चलिए। शिवमंगल सिंह सुमन, शिवमंगल सिंह सुमन ने लंबी कविताएं लिखी हैं एवं गीतों की भी रचना की है। जल रहे हैं दीप, जलती है जवानी, प्रलय सृजन जैसी रचनाओं में पूंजीपतियों के शोषण की भर्त्सना की। ठीक, इनकी प्रसिद्ध कविताएं इस प्रकार हैं। चल रही है कुदाल, कलकत्ते का अकाल, गुनिया का यौवन, त्रिलोचन। अब आगे आ जाते हैं हम त्रिलोचन पे। त्रिलोचन का नाम क्या था? अभी ऊपर हम लोग देख के आए हैं, वासुदेव सिंह। ठीक, रचनाओं में ऊपर देखे नहीं, मूल नाम इनका वासुदेव सिंह। वासुदेव सिंह त्रिलोचन प्रगतिवादी, देखो यहां भी लिखा हुआ है, यही नहीं देख पा रही हो। वासुदेव सिंह, अच्छा ऐसा कभी काल होता है कि हम कुछ खोजते हैं, जस्ट नीचे लिखा रहता है लेकिन हमारा ध्यान ऊपर वाली ही पंक्ति में होता है ना। और किताब में पढ़ते हैं तब भी ऐसा होता है, मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है। इसको प्रगतिवाद के एक महत्वपूर्ण कवि हैं, इनको माना जाता। चलिए सब कुछ सही है, आगे आ जाइए। इनकी कृत अमोला 1990 अवधी भाषा में है। ठीक है, 2700 बैर में इसमें संग्रहित है, 2700 बैर में क्या है, संग्रहित है इसमें। त्रिलोचन कृत अमोला 1990 ईस्वी अवधी भाषा में है। ठीक, इनकी कविताओं में संस्कृत व अवधी भाषा का प्रभाव है। त्रिलोचन ने अपनी कविताओं में पुराने छंदों जैसे बैरवे कुंडलिया, आगे आइए, रोला इत्यादि का प्रयोग। सानेट लिखने के लिए बहुत प्रसिद्ध है, सानेट। त्रिलोचन के सानेट रोचक एवं स्मरणीय है। चलिए, मुक्तिबोध ने त्रिलोचन को अवध का किसान कवि कहा है। मुक्तिबोध ने त्रिलोचन को क्या कहा? अवध का किसान कवि। और बच्चन सिंह ने त्रिलोचन को आत्म विश्लेषण का कवि, आत्म विश्लेषण का कवि। ठीक, बच्चन सिंह ने लिखा है त्रिलोचन प्रगतिवादी नहीं थे, उन्हें ग्रेस मार्क देकर प्रगतिशीलों में शामिल किया गया। हाँ, कि बच्चों को ही ग्रेस मार्क दिया जाता है, तो बच्चन सिंह। चलो तुमको भी पास कर देते हैं, मैं बच्चों को नंबर दबा के देता हूं, ले जाओ खुद रहो। अजय खंडहर में झंकार, क्योंकि वो एकेडमिक में क्या करेंगे, ले जाओ। और कौन सा हम अपने घर से दे रहे हैं। लेकिन बच्चे खुश रहे, और सब्जेक्ट में नहीं थी एक में, तो हिंदी में खुश रहना चाहिए ना, कि हिंदी वाले सर ठीक ठाक हैं। उस दिन संडे को लगातार 3 घंटे क्लास चलाया हूँ ग्रामर की, कोई बच्चे बोर नहीं हुए। हाँ? और सबको इतना मोटिवेट कर दिया, सब पहुंचे थे केरल स्टोरी देखने। हाँ, देखने के बाद सब बच्चियां मैसेज भी कर रही थी कि सर हमने देखा आया, हमने देखा आया, अपने दोस्त को भी ले गई थी। अजय खंडहर में झंकार, ललकार, हुंकार नाम से स्टालिन के युद्ध स्थलों का वर्णन किया गया है। ठीक, रांगे राघव के पिघलते पत्थर 1946 और राह के दीपक को 2 मुक्तक काव्य इनके मिलते हैं। चलिए आगे आ जाइए, इसको छोड़िए। अब प्रयोगवाद, प्रगतिवाद हमारा खत्म। सन 1943 में अज्ञे ने तार सप्तक के पत्रिका का संपादन किया। वाद के रूप में प्रयोगवाद की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। तार सप्तक चारों याद है कब कब? अब याद करने का तरीका देखिए, याद करने का मैं तरीका इसका बताता हूं, कैसे याद कैसे करना इसको। पहला तो याद होगा 1943। अब इसमें 8 साल ऐड करिए, फिर 8 साल ऐड करिए, और फिर 20 साल ऐड कर दीजिए।
तार सप्तक, पहला सप्तक, दूसरा सप्तक। कुछ लोग उसको तार सप्तक कहेंगे, फिर इसको वाले कहेंगे पहला पार तार सप्तक। तो तार सप्तक, पहला सप्तक, दूसरा सप्तक और तीसरा सप्तक। समझ? हाँ, ऐसे है। अच्छा, दूसरा है, मैं ही गलत बता रहा हूँ क्या? एक मिनट रुको। तार सप्तक के बाद तब दूसरा सप्तक होगा शायद। एक मिनट, खुल जा। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ हाँ हाँ, गलत बता रहा हूँ, तभी तो कहूँ। चलिए, कहाँ गया प्रयोगवाद? हाँ, यही तो है ना? 1943, 51, 59 और 79। ठीक। चलिए, ये क्या है? पहला तार सप्तक, तार सप्तक। फिर दूसरा सप्तक, दूसरा सप्तक। और तीसरा शतक, तीसरा और चौथा। अभी नीचे आएगा, इसके जितने कवि हैं एक बार में याद होगा। साथ साथ हैं सभी। नहीं, वो तो संख्या उनके नाम नाम पूछता है, कौन किसका नहीं। नेमिचंद्र जैन। ऐसे इसको पहले अज्ञेय और रामविलास को ऊपर रखिए, ऊपर रखिए। मैं ऐसे याद किया, अज्ञेय रामविलास को ऊपर रखा, उसके बाद गजा नेमि भारत प्रभा गिरजा, ऐसे याद किया था। और फिर दूसरा, शेर पर सवार होकर भवानी शकुंतला आती हैं हरि से मिलने, वहां वो नरेश और रघुवीर से, धर्म के रघुवीर से मिलती हैं। फिर तीसरा में आता है कि कुंवर अपने विजय और कीर्ति पाने के लिए अपने दोस्त मदन के साथ प्रयाग और केदार जाते हैं। इतने ही लोगों का। और चौथा है अरासम ससुरा। चलिए, अभी आएगा नीचे तो फिर पढ़ेंगे। व्यक्तिवाद या वैयक्तिकता प्रयोगवाद का मूल आधार, आधुनिकतावाद का आरंभ यहीं से ही होता है। चलिए, प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक में आलोचक नंदुलारे वाजपेयी ने पहली बार प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग किया है। प्रयोगवादी रचनाएं इनकी रचना है। ठीक, निबंध है। इसमें आलोचक नंदुलारे वाजपेयी ने पहली बार प्रयोगवाद का प्रयोग किया। इन्होंने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है। बैठे ठाले का धंधा कहा है, मतलब कुछ नहीं मिला, बैठे हो तो कर लो। प्रयोगवाद में प्रयुक्त प्रयोग शब्द एक नए जीवन सत्यों को पाने की बेचैनी का द्योतक है। चलिए, इसको छोड़ दिए, तो इसकी विशेषताएं हैं, कोई मतलब नहीं। और वैचारिक प्रतिबद्धता का निषेध, नवीन राहों का अन्वेषण, वैयक्तिकता, क्षण की महत्ता, यौन चेतना की प्रबलता और शहरी प्रेम दृष्टि प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषताएं हैं, प्रवृत्तियां हैं इसकी। ठीक। प्रयोगवादी कविता में मुख्य रूप से मध्यवर्गीय समाज का चित्रण किया गया है। अज्ञेय ने 4 सप्तकों का प्रकाशन किया। तार सप्तक की भूमिका ने अज्ञेय ने प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। तार सप्तक के कवियों को क्या कहा गया? राहों का अन्वेषी। अरे भाई, राहों का अन्वेषी। ठीक, आ जाइए। प्रयोगवाद की विशेषताएं, बौद्धिकता का प्रधान, उपमानों की नवीनता, नए उपमान, जैसे कलगी बाजरे की। पढ़ा कि नहीं आपने? हरी घास पर छड़ भर। हाँ। यथार्थवाद का आग्रह, वो क्या कहते हैं ना अपनी प्रेमिकाओं को, कि मतलब है गुलाब और चांद नहीं कहते हैं, देवता कर गए हैं इन उपमानों के ये उपमान हो गए हैं मैले, देवता कर गए हैं इन उपमानों के कूच। ठीक। और अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। मुलम्मा मतलब, हाँ, मैले हो गए। आगे आ जाइए। काव्य इस
अज्ञेय इस काव्य आंदोलन के प्रयोगवाद का नाम समर्थन नहीं करते थे। इसका विरोध करते हुए उन्होंने दूसरा तार सप्तक की भूमिका में लिखा है, प्रयोगवाद का कोई वाद नहीं, हम वादी नहीं रहे। ये इतना ही कई बार पूछा गया यहाँ से कि किसका है, प्रयोगवाद का कोई वाद नहीं, हम वादी नहीं रहे, ना ही हैं, ना प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य है। ठीक इसी तरह कविता का भी कोई वाद नहीं, कविता अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं, अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही, यहां से भी पूछा जाता है, हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। ये कौन कहते हैं? अज्ञेय। इनका पूरा नाम, अरे इतना इजी, अज्ञेय का पूरा नाम नहीं पता है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। कैसे काम चलेगा, बताइए। प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं हुआ साधन है, इसको छोड़िए। अब इसके संबंध में विद्वानों के मत क्या क्या हैं, इसमें भी कुछ गड़बड़ हुआ। हाँ नहीं ठीक है। प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था कुंठा घुटन भगनाशा, इसी से मैं याद किया था। अनास्था, ये बेचारे जो है ना रामविलास, हमेशा उल्टे सीधा लिखते थे। कोई जो समर्थन करता था उसका, ये जैसे क्या कहा कि छायावाद को नगेंद्र ने क्या कहा था, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। ये बेचारे क्या थे, क्या बोले कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है, वरन थोथी नैतिकता, ऐसी मानसिकता। तो ऐसे यहां भी इसको याद किए। प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा, भगनाशा में से एक नए पथ के अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखती है। ये कवि के नए मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल है। रामविलास शर्मा। आगे आइए। प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह ये कौन कहते हैं? डॉक्टर नगेंद्र। ये हैं डॉक्टर नगेंद्र। ठीक। समाज के हित में जैसी क्रांति सतत प्रक्रिया का काम है, वैसे ही रचना के हित में प्रयोगवाद रामस्वरूप चतुर्वेदी। ठीक। राम का जो स्वरूप है, रामस्वरूप चतुर्वेदी का कोई भी कथन देखिएगा ना तो उसमें हित की बात ऐसे ही करते हैं मैक्सिमम। तो राम का स्वरूप जो समाज के हित की बात करता है, ऐसे इसको याद। और जहां विश्वव्यापी आ जाए, विश्वव्यापी व्यापक, वो राम कुमार वर्मा। और जहां ज्यादा चेतना आ जाए, चेतन आ जाए, वो डॉक्टर नगेंद्र। प्रयोगवाद कलात्मक अनुभव का क्षण है, प्रयोग दृष्टिकोण का अनुसंधान है, रघुवीर सहाय। ठीक। गलत है, एक मिनट रुकिए। प्रयोगवाद कलात्मक अनुभव का क्षण है, ये है रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय। और प्रयोग दृष्टिकोण का अनुसंधान है, ये कहते हैं केसरी कुमार। इनका नाम किसमें आता है? कौन कौन है? अरे भाई नरेश मेहता कहाँ है उसमें? आपके पापा का नाम क्या है? हाँ, तीसरे सिर्फ नरेश। नरेश मेहता होता नहीं है, सिर्फ नरेश। प्रयोग की प्रक्रिया में धीरे धीरे शब्द की चमक खो जाती है, अतः जब अब उस शब्द को नया संदर्भ देना पड़ेगा, अज्ञेय। ठीक। प्रगतिवाद तथा प्रयोगवाद के अंतर विरोधों पर मुक्तिबोध ने अपने निबंध की समीक्षा की समस्याएं में लिखा है। यह इतना बड़ा, किसी जमाने में प्रयोगवादी कविता प्रगतिवाद के अधिक निकट थी, किंतु प्रगतिवादियों ने उसकी खूब उपेक्षा की। जो अपने से भिन्न है वह अपना विरोधी भी है, जो काव्य के अपने ढांचे में ढला हुआ नहीं है वह गलत भी है, असुंदर भी है, प्रतिक्रियावादी भी है। इस प्रकार का सोच विचार समीक्षकों की मानव यथार्थ से दूरी, लंबे चौड़े फासले सूचित करता है। ठीक।
चलिए इसको छोड़िए, आगे आ जाइए। अब आ जाइए तार सप्तक। तार सप्तक, ठीक। पहला कब है? 43, 1943। इसमें 8 साल जोड़िए 51, इसमें 8 साल जोड़िए 59, इसमें 20 साल जोड़िए 79। अब आ जाइए, इधर आइए, ठीक। अज्ञेय और रामविलास को ऐसे याद कर लीजिए, दोनों लोग प्रमुख हैं, ठीक। अब आइए नीचे आइए, इनको कैसे याद करना है? गजा, इधर आ जाता हूं, दिखता ही नहीं इसमें, यहां लिखते हैं इसका। गजा नेमि भारत, गजा नेम लिख लीजिए इसको, गजा नेम भारत प्रभा गिरिजा। हो गया ना? अज्ञेय रामविलास ऐसे याद किए थे। फिर आगे आ गया गजा, गजानन माधव मुक्तिबोध, नेम से नेमचंद्र जैन, ठीक। गजा नेम भारत, भारत से भारत भूषण अग्रवाल। फिर प्रभा, प्रभा से प्रभाकर माचवे, और गिरिजा से गिरिजा कुमार माथुर। याद हो गया? पहला मतलब तार सप्तक के जो हैं, गजा नेमी भारत प्रभा गिरिजा, ठीक। अब आ जाइए इन पे आ जाइए, क्या नाम है, 51 वाले पे, दूसरा सप्तक। देखिए शेर पर सवार होकर, यहां से, हाँ देखिए, शेर पर सवार होकर, शेर पर सवार होकर भवानी शकुंतला, शेर पर सवार होकर भवानी शकुंतला, शेर पर सवार होकर भवानी शकुंतला आती हैं, शेर पर सवार होकर भवानी शकुंतला आती हैं, आती हैं हरि के नरेश, हरि के नरेश और हरि के नरेश और धर्म के रघुवीर से मिलने, धर्म के रघुवीर से मिलने। याद हो जाएगा कि नहीं? शेर पर सवार होकर भवानी शकुंतला आती हैं हरि के नरेश और धर्म के रघुवीर से मिलने। याद हो गया। शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र है ना, हाँ। शकुंतला माथुर। आगे आ जाइए, हरिनारायण व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती और रघुवीर सहाय, ठीक। चलिए ये हो गया। अब आ जाइए ये 59 वाले पे, तीसरा सप्तक। इसका देखिए क्या होगा, यहां लिखिए कुंवर, कुंवर विजय और कीर्ति, कुंवर विजय और कीर्ति, कुंवर विजय और कीर्ति, कुंवर विजय और कीर्ति पाने के लिए, कुंवर विजय और कीर्ति पाने के लिए अपने दोस्त, कुंवर विजय और कीर्ति पाने के लिए अपने दोस्त मदन के साथ, अपने दोस्त मदन के साथ, अपने दोस्त मदन के साथ कहां जाते हैं? प्रयाग और केदार, प्रयाग और केदार जाते हैं, केदार जाते हैं, जाते हैं। वहां उन्हें सब मिल जाता है, सब मिल जाता है। ये तीसरे नंबर पे आएंगे। कुंवर विजय और कीर्ति पाने के लिए अपने दोस्त मदन के साथ प्रयाग और केदार जाते हैं, वहां उन्हें सब मिल जाता है। कुंवर नारायण और कौन है? विजय, विजय देव नारायण शाही, कीर्ति चौधरी, मदन वात्स्यायन न, हाँ मदन वात्स्यायन ही है, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, केदारनाथ सिंह, सबसे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ठीक। आगे आ जाइए चौथा, ठीक। ये कब है? 1979। इसका है अरासन ससुरा, अरासन ससुरा,
ठीक। आ से अवधेश कुमार, ठीक, देखिए उसमें आ से अवधेश कुमार, रा से, फिर सा से स्वदेश भारती, ना से नंद किशोर आचार्य, फिर सा से सुमन राजे, फिर सा से श्री राम वर्मा, फिर रा से राजेंद्र किशोर, अरासन ससुरा। याद हो जाएगा, कब ऐसे याद करो कभी नहीं भूलेगा। चलिए, और इसमें से ऐसे क्वेश्चन आता है कौन इनमें से मतलब या दूसरे सप्तक का या तीसरे सप्तक का या चौथे सप्तक का नहीं है या है, ऐसे करके पूछता है। तो ये याद रहेगा तो आपने लिखा फट से, और 2 मिनट का टाइम लगेगा, क्वेश्चन आपका सही। यहां से एक क्वेश्चन 101% आना ही आना है, आता है हर बार। यहां से आता है आपका, उससे आएगा अभी जो कल लिखवाया था कामायनी के सर्ग से आएगा। यहां से 2 क्वेश्चन तो डन है। चलिए, अब आइए नकेनवाद। ठीक, प्रयोगवाद निपट चुका। प्रपत्यवाद प्रयोगवाद के समानांतर एक ऐसा काव्य आंदोलन है जिसके कवियों का दावा है कि असली प्रयोगवादी वे ही हैं, क्योंकि प्रयोगवादियों के लिए प्रयोग साधन है लेकिन इनके लिए प्रयोग साध्य है। सन 1956 में प्रकाशित नकेन के प्रपद्य काव्य संकलन से नलिन विलोचन शर्मा ने प्रपत्यवाद का प्रवर्तन किया। ठीक, नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश, नरेश मेहता नहीं, ओनली नरेश। चलिए, इन तीनों कवियों का एक काव्य संकलन 1956 में प्रकाशित हुआ जिसका नाम नकेन के प्रपद्य है। ठीक, इसकी भूमिका को ही इनका घोषणा पत्र माना जाता है, मैनिफेस्टो जिसको कहा जाता है। 1959 में प्रकाशित तीसरा सप्तक में अज्ञे ने प्रपत्यवादियों की आलोचना की है। ठीक है। चलिए, नरेश द्वारा संपादित प्रकाश पत्रिका में, नरेश द्वारा संपादित प्रकाश पत्रिका में नकेनवादियों ने प्रयोगवाद को तथाकथित प्रयोग 10 सूत्री घोषित किया है। नरेश द्वारा कौन सी पत्रिका प्रकाशित होती थी? प्रकाश। ठीक, नकेनवादियों ने प्रपत्यवाद को तथाकथित प्रयोग 10 सूत्री घोषित किया है। ठीक, आगे चलकर अकविता में जो निषेधात्मक प्रवृत्तियां कविता की भाषा में गाली गलौज, कविता की बयान के रूप में प्रस्तुति इत्यादि दिखाई देती, उनका सूक्ष्म रूप प्रपत्यवाद या नकेनवाद में देखा जा सकता है। इनकी मान्यताएं क्या क्या, इसको देख लेते हैं। यह कवि के किसी भी प्रकार की काव्य परंपरा को अस्वीकार करते हैं, क्योंकि इन लोगों के पास और कोई काम भी नहीं था। यहाँ जितने वादी हुए हैं, चाहे द्विवेदी वाले छायावाद को नहीं मानते, छायावाद वाले द्विवेदी को नहीं मानेंगे, एकदम यह कवि जैसे नहीं, पार्टियां जो हैं ये एक दूसरे को मानेंगे नहीं, वही हाल इन लोगों का है। यह कवि के किसी भी प्रकार की काव्य परंपरा को अस्वीकार करते हैं, क्योंकि इनके अनुसार परंपराओं में उलझा कवि स्वतंत्र प्रयोग नहीं कर सकता। इनकी कविताओं में यौन प्रसंगों की अधिकता है, क्योंकि ये कविता को सिर्फ अवचेतन और अचेतन के प्रति जवाबदेह मानते हैं। चलिए, इसको छोड़िए। सर्वप्रथम 1952 में अपने एक रेडियो संवाद में अज्ञे ने नई कविता शब्द का प्रयोग किया और सन 1953 में नए पत्ते के जनवरी फरवरी अंक से यह नई कविता शीर्षक से प्रकाशित हुआ। नई कविता, नई कविता हम लोग आ गए क्या? एक मिनट, नहीं, हाँ हाँ, ठीक ठीक। 1952 में अपने एक रेडियो संवाद में इन्होंने नई कविता का प्रयोग किया। ठीक, 1953 में नए पत्ते पत्रिका थी के जनवरी फरवरी अंक से यह संवाद नई कविता शीर्षक से प्रकाशित हो गया। ठीक, सन 1954 में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका से, नई कविता पत्रिका भी आ गई, देखिए, से इस कविता का आरंभ माना जाता है, नई कविता का आरंभ माना जाता है। भारत भूषण अग्रवाल और रामस्वरूप चतुर्वेदी भी नई कविता पत्रिका से जुड़े थे। चलिए, नई कविता से संबंधित गोष्ठी परिमल में
अज्ञेय लक्ष्मीकांत वर्मा एवं हरदेव बाहरी शामिल हुए। नई कविता में नई शब्द तत्कालीन नवलेखन को अभिव्यक्त कराता है। बच्चन सिंह ने माना है कि दूसरा सप्तक 1951 में जो आया था के प्रकाशन के साथ ही प्रयोगवाद नई कविता में रूपांतरित हो गया। चलिए, किस्म किस्म की कविता में जगदीश गुप्त ने नई कविता के 45 प्रकारों की सूचीबद्ध किया। आगे आइए, इसको छोड़ देते हैं। नई कविता पर प्रमुख रूप से अस्तित्ववादी दर्शन का प्रभाव पड़ा। किसका? अस्तित्ववादी दर्शन का प्रभाव पड़ा। ठीक। नई कविता पर मार्क्सवादी विचारधारा का भी प्रभाव दिखता है। इस तरह नई कविता की दो धाराएं बनती, पहली अस्तित्ववादी और व्यक्तिवादी आधुनिकता से प्रभावित थी और दूसरी मार्क्सवाद। शंभुनाथ सिंह ने नई कविता को बिंब प्रधान काव्य की दी है। चलिए, इसको छोड़िए, क्या है। नई कविता के अंदर कैक्टसवाद का जन्म हुआ। कैक्टसवाद का जन्म नई कविता में है। ठीक, कैक्टसवाद, अरे भाई, कैक्टसवाद जो अदम्य उत्साह, अनगढ़ता एवं जीवन आकांक्षा का प्रतीक है। कैक्टसवाद प्रतीक, धर्मयुग, दृष्टिकोण, कल्पना आदि पत्रिकाओं ने नई कविता के प्रचार प्रसार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नई कविता प्रथम बार में उनका विद्वानों का जो मत है, नई कविता प्रथम बार समस्त जीवन को, अभी 25 पेज पे, नई कविता प्रथम बार समस्त जीवन को व्यक्ति या समाज इस प्रकार के तंग विभाजनों के आधार पर न मापकर मूल्यों की सापेक्ष स्थिति में व्यक्ति और समाज दोनों को मापने का प्रयास कर रही है। धर्मवीर भारती। नई कविता में समग्र मनुष्य की ही बात नहीं कही गई है, वरन मनुष्य के समग्र अनुभव खंडों को भी संयोजित किया गया है। भी रामस्वरूप चतुर्वेदी। नई कविता बुनियादी और तौर पर दीक्षा दंश की कविता है। अज्ञेय कविता, नई कविता मनुष्य और उसके समग्र अनुभव को पकड़ने का यत्न हुआ। देखो, वही बात ऊपर भी कह रहे हैं, अनुभव को संयोजित करने का, यहां पकड़ने का। रामस्वरूप चतुर्वेदी। आगे आइए, तार सप्तक के जो कवि हैं उनकी रचनाएं थोड़ी थोड़ी देख लिया जाए। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय 1911 में जन्मे थे, 1980 में मर गए थे। ठीक। भग्नदूत 1933, चिंता 1942, इनका भी पूछा जाता है क्रम। भग्नदूत 1933, चिंता 1942, इत्तेलम 1946, हरिगार पर क्षणभर 49, बावरा एहरी 54, इंद्रधनुष रौदे हुए 57, अरियो करुणा प्रभामय 59, आंगन के पार द्वार 61, पूर्वा 1965, सुनहले सहवाल तो बहुत कम पूछा जाता है। कितनी नाम कितनी बार 67, क्योंकि मैं उसे जानता हूं 70, पहले मैं सन्नाटा बुनता था 1973, नदी की बांक पर छाया 1981, ऐसा कोई घर देखा आपने 1986। ठीक। रामविलास शर्मा 1912 और 2000। ठीक। इनका कि सदियों के सोए हुए जाग उठे इस अकाल की वेला में, ये इनका। मुक्तिबोध पे आए चांद का मुंह टेढ़ा है 1964, भूरी भूरी खाकधूल 1980, प्रभाकर माचवे, मेपल, स्वप्नजंग और जहां शब्द हैं, नेमिचंद्र जैन 1919, 2005, एकांत, अचानक हम फिर। ठीक। आगे आते हैं, गिरिजा कुमार माथुर 1919, 1954, मंजीर नास, धूप के धान इनका कई बार पूछा गया 1955। ठीक। छाया मत छूना मन 1978, मैं वक्त के हूं सामने 1990, और मुझे और अभी कहना है 1991। ठीक। पृथ्वी कल्प और कल्पांतर। चलिए, ये है कल्पांतर कब है 1983। 1983
धर्मवीर भारती, ठंडा लोहा, कनुप्रिया, देशांतर, 7 वर्ष गीत, सपना अभी भी अध्ययन। रघुवीर सहाय पे आइए अब। सीढ़ियों पर धूप में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1960, आत्महत्या के विरुद्ध, ठीक। 1967, हंसो हंसो जल्दी हंसी। 1975, लोग भूल गए हैं। 1982, कुछ पते कुछ चिट्ठियां। 1989, एक समय था। 1954, सीढ़ियों पर धूप में। इसको मैं याद किया था, एक ट्रिक से इनका कई बार पूछा गया, क्रम भी पूछा गया। सीढ़ियों पर धूप का तो यहां से इतना 2 से लेके यहां तक समय, इसका कई बार पूछा गया। इसको मैंने ऐसे याद किया था, इसको सीढ़ियों पर धूप में पहला याद कर लीजिए, ठीक। सीढ़ी, और हम कहीं आगे बढ़ना होगा पहले चढ़ना होगा, सीढ़ी चढ़ना होगा। आत्महत्या करने वाले पे लोग, आत्महत्या करने वालों को लोग हंसकर भुला देते हैं, ठीक। और उनकी कुछ पता कुछ चिट्ठियां एक समय बाद नहीं होता है, ऐसे मैंने याद किया था। शाबाश। सच्चिदानंद हीरानंद वासयानज्ञ, जनपथ, राजपथ, केले का पेड़ और आजादी के 20 बरस अज्ञे की चर्चित कविताएं हैं। कितनी नाव में कितनी बार काव्यकृत के लिए इनको ज्ञानपीठ। मुक्तिबोध ने अज्ञेय को ब्रवजी, एक ऊपर वाली किताब देना था, एक नोट्स उसमें कुछ है। हाँ, अभी काव्य शास्त्र भी कराना है। मुक्तिबोध ने अज्ञेय को ब्रवजी का अंतिम मुमूर्षु कवि कहा है। नए कवियों को संबोधित करने वाली कविता नए कवि के प्रति के रचयिता कौन है? अज्ञेय हैं। आगे आ जाइए। इनका काव्य संग्रह आगन के पौर्द और क्रम से 3 भागों में विभाजित है। अंतः सलिल, अंतः सलिल, चंद्रकांत शिला और असाध्य वीड़ा, ठीक। असाध्य वीड़ा, असाध्य वीड़ा लंबी कविता। इसका मूल भाव अहम का विसर्जन है। असाध्य वीड़ा चीनी लोककथा टेमिंग ऑफ द हार्प के आधार पर लिखी गई लंबी कविता है। हाँ, लेकिन वो जो बजाता था उसका नाम क्या रहता है लड़के का? अरे उसका नाम है, नाम मुझे याद है इसका। इसके पात्रों का नाम याद है आपको? प्रियमवद। बीड़ा कौन? ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए मैं बता रहा हूं। प्रियमवद यही बजा लेता है, प्रियमवद। किसका नाम? नहीं नहीं, ये बहुत अच्छी बात नहीं, क्योंकि पात्रों का नाम बहुत पूछ है, ठीक है। साहब, कविता नगरीय सभ्यता एवं तथाकथित
सभ्य लोगों पर व्यंग करती है। साहब तुम सभ्य तो हुए नहीं हैं, एक बात पूछूं उत्तर दोगे, विष कहाँ से पाया डसना कहाँ से सीखा। जापानी कथा पर आधारित अज्ञेय ने एक चीड़ का खाका लिखा, जिसे जापानी भाषा में हाइकू कहा जाता है। चिंता काव्य ग्रंथ दो खंडों में विभक्त है, पहला विश्वप्रिया, दूसरा एकायन। ठीक, इसका विषय प्रेम है। इत्तेलम को चार भागों में बंदी स्वप्न, ही हारिल वंचना के दुर्ग, मिट्टी की हिया। बावरा अहेरी रचना में अहेरी से तात्पर्य है प्रकाश। इसमें रचनाकार ने बाहरी दुनिया में प्रकृति के अंधकार और मनुष्य के मन के अंधकार को मिटाने का प्रयास किया है। इस रचना पर उमर खयाम की रुबाइयों का प्रभाव है। ठीक, उमर खयाम की रुबाइयों का प्रभाव है। बोर तो नहीं हो रही हूं ना? हाँ ठीक। मधुशाला बहुत तगड़ी कविता है। पाश्चात्य कवि इलियट एवं एजरा पाउंड से हिंदी कवि अज्ञेय और शमशेर के अच्छे संबंध थे। इसको छोड़िए। अज्ञेय के कथन है कि मैं उन व्यक्तियों में से हूं जो ऐसे व्यक्तियों की संख्या शायद दिन प्रतिदिन घटती जा रही है जो भाषा का सम्मान करते हैं और अच्छी भाषा को अपने आप में एक सिद्धि मानते हैं। ठीक, व्यक्ति समाज में स्वतंत्र है, समाज से नहीं। ये तो बात सच है। उस साहित्य की कोई प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है जिसमें कोई सांस्कृतिक अस्मिता नहीं होती। कल उसका केरल स्टोरी का एक मैं वो देख रहा था, जैसे न्यूज वाले पहुंचते हैं ना मूवी, तो एक लड़की ने बोला, बहुत सही लाइन बोली थी उसने, कि आप ये बताइए कि कोई गांव की लड़की कभी इनका शिकार हुई हो, कॉलेज की या जो बहुत पढ़ी लिखी होती वही क्यों होती है। मैं बोला कि यार क्या बोली, सच है, सच बात है। शहर में जो कॉलेज में पढ़ने वाली जो बहुत ज्यादा मॉडर्न होती, बहुत अच्छी पढ़ाई करने वाली ही जा रही है। नहीं, कूल बनने के चक्कर में नहीं, मॉडर्न बनने के चक्कर में, सॉफ्ट। तुम के वाह, मैं भी नहीं सोचा था। वो भी मूवी देख के निकली थी वो लड़की, वहीं सामने सब मिल गए तो मैं देखा था यूट्यूब पे। हम के वाह क्या बात बोली है। बोली कोई एक उदाहरण दिखा दो गांव का। उसका चक्कर क्या ना, जब हम ज्यादा पढ़ लिख लेते हैं तो भगवान लगता है कि हम भगवान से ऊपर हो गए हैं, फिर वही भगवान रगड़ता है। सोचो, दो मूवी आई एकदम पूरा मारा तहलका मचा दिया। अभी 37 और देशों में रिलीज होने जा रही है केरल स्टोरी, वो भी इस्लामिक कंट्री में। सोचो, अब फिर एक आ रही है द कन्वर्जन। आना चाहिए। जगा सकते हैं ना लोगों को। बिल्कुल। और उसके बाद भी अगर दिमाग ना खुले ना तो फिर डूब मरना चाहिए। हाँ हाँ, समझ में नहीं आया है तब भी उसको चलिए, अज्ञेय के संदर्भ में विद्वानों के निम्नलिखित मत हैं। ठीक, आधुनिक साहित्य में मानवीय व्यक्तित्व व उसकी
सृजनात्मकता की सबसे गहरी चिंतन अज्ञेय के कृतित्व में मिलती है। कौन कहते हैं? रामस्वरूप चतुर्वेदी। ठीक है, आगे आइए। वे अपनी सोच व तकनीक में आधुनिक हैं। ये किसका है? बच्चन सिंह का। फिर कैसे कैसे हो गया? नहीं नहीं, सही है, सही है, सही सही, ठीक है। अज्ञेय के प्रकृति में एक विराट और एकांत सन्नाटा है। इसका बच्चन सिंह का ये वाला विजय देना शाही का प्रसाद ने अनुभूति को दर्शन में घुलाया, जबकि अज्ञेय ने टी वाली किताब में तो है ये। चलो इसको देख के बनाऊंगा, अभी इसको छोड़ दीजिए, इसको लिखिएगा मत। ये वाला तो है कि अज्ञेय के प्रकृति प्रेम में एक विराटता एकांत है, बच्चन सिंह का। और ये विजय देना। आगे आते हैं हम लोग मुक्तिबोध पे। मुक्तिबोध को भयानक कवियों का कवि कहा जाता है। चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संकलन में अधिक जटिल बिंबों की सघनता तथा ठेठ देसी प्रतीकों वाली कविताओं की बहुलता है। मुक्तिबोध की कविताओं में नाटकीयता और रहस्य मुख्य रूप से विद्यमान है। ठीक, मुक्तिबोध को गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध का कवि माना जाता है। तीव्र इंद्रिय बोध का। और संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि किसको माना जाता है? पंत को। मुक्तिबोध ने अपने काव्य संकलन का नाम चांद का मुंह टेढ़ा प्रतीकात्मक रूप में रखा है। सुंदरता की अभिव्यक्ति के लिए चांद सर्वाधिक प्रचलित मान रहा है। मुक्तिबोध चांद के मुंह को टेढ़ा बताकर पारंपरिक व अभिजात सौंदर्य को नष्ट करना चाहते हैं। ठीक, मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कविताएं हैं अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, अंतःकरण, आयतन, भूल गलती। अंधेरे में तो लगा होगा ना एमए में, फोर्थ थर्ड या सेमेस्टर में होगा? थर्ड में। चलिए कोई नहीं। हाँ। यूपीएससी का हिंदी का सिलेबस बहुत छोटा, बल्कि जेआरएफ का बहुत ब्रॉड है। अंधेरे में मुक्तिबोध की बहुचर्चित व लंबी कविता है। मुक्तिबोध की रचनात्मकता का उत्कर्ष अंधेरे में रचना में देखा जा सकता है। फैंटेसी शैली में लिखी गई है ये। ठीक, सन 1964 में कल्पना पत्रिका में अंधेरे में कविता का पहला प्रकाशन आशंका के दीप अंधेरे में नाम से हुआ। ये भी क्वेश्चन ठीक है। चलिए, आशंका के दीप अंधेरे में नाम से 1964 में कल्पना पत्रिका में। मुक्तिबोध का काव्य तिलिस्मी और अयारी उपन्यासों की भांति रहस्यमय ढंग से बिंबों से भरा हुआ है। इसमें अद्भुत चमत्कार, भयावह चित्र, डरावनी सूरतें, आतंक आदि मिलता है। ठीक, मुक्तिबोध में फैंटेसी को अनुभव की कन्या माना है। अनुभव की कन्या, अनुभव की कन्या माना है। ठीक, चलिए। ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध की लंबी कविता है। इसमें ऐसे ब्राह्मण का चित्र खींचा गया है जो अपनी अतृप्त आकांक्षाओं के साथ मर चुका है तथा बाद में ब्रह्म राक्षस बन गया। यही बात तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग में लोग पहले पाप कर लेंगे, सब कुछ सुख भोग लेंगे, लास्ट में साधु बन जाएंगे। साधु बनना बागेश्वर बाबा की तरह बनो। 27 साल उम्र है बिहार में। कुछ लोग कह रहे थे रोक देंगे। अरे लोग बंबई, जर्मनी, पता नहीं कहां कहां से आ जा रहे हैं, लंदन से आ रहे हैं। गलती कविता में, लेकिन बंदे ने तो कमाल तो किया ही है।
गलती इस उम्र में लोग कौन लड़की पट जाए, क्या कर लूं, यही यही चलता है कि नहीं। और इस उम्र में इतना आप कर लेते। और ये भी वो कहता कि मैं ब्रह्मचारी नहीं रहूंगा, कहते मैं शादी करूंगा। जय किशोरी का बहुत तेज चला था। हाँ, सुंदर एक साथ अगर सच में अगर हो जाए ना, बहुत अच्छा रहेगा। नेचुरल ब्यूटी, और जो मतलब वो भी उसी क्षेत्र में, वो भी उसी। गलती हो सकता हो जाए उन्हीं से। लेकिन जब होगा तो बहुत मजा आएगा। गलती कविता में मुक्तिबोध ने मनुष्य के अंगों एवं भाका, ये का सजीव चित्रण किया है, भा क्या होता है। हो सकता अंगों एवं उसके भागों होगा, अंगों एवं उसके भागों का सजीव चित्रण किया। फैंटेसी के संदर्भ में मुक्तिबोध के विचार ज्ञान गर्भ फैंटेसी द्वारा सार रूप में जीवन की पुनर्रचना करता है। ये ना नहीं रहेगा वहां पे। मुक्तिबोध फैंटेसी के अंतर्गत भाव पक्ष प्रधान और विभाव पक्ष गौड़ और प्रच्छन्न तो होता ही है। साथ ही यह भाव पक्ष कल्पना को उत्तेजित करके बिंबों की रचना करते हुए एक है। अब जब पढ़ो आप जो पीछे का तैयार नोट्स, कोशिश करो कि दिन भर में एक बार पूरा रिवाइज कर जाओ, पूरा आदिकाल से लेके आधुनिक काल, मतलब डेली ऐसे ऐसे करोगे तो याद हो जाएगा चीजें। ठीक, तो ये भी मुक्तिबोध का है। आगे आइए। यह नंगा फासिज्म है, लेखक को लोग घेरे शारीरिक क्षति की धमकी दे, इधर सरकार सुनने तक को तैयार नहीं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की हत्या की जा रही है, मुक्तिबोध। चलिए, अंधेरे में कविता पर इनका विचार बहुत ज्यादा है, इसको भेज दूंगा, देख लीजिएगा आप। ठीक, इसको आगे बढ़ लेते। आइए दूसरा सप्तक। दूसरा सप्तक कवियों की प्रमुख कृतियां। शमशेर बहादुर सिंह। कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं चुका भी नहीं हूं। 1961, 1961, 1961, 75। इतने अपने पास 1980, बात बोलेगी 1981। काल तुझसे होड़ है 1988, 1988। ठीक, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूं 1995। टूटी हुई बिखरी हुई 1990। आगे आइए। भवानी प्रसाद मिश्र 1913 से 1925। गीत फरोश कई बार पूछा गया है। ठीक, गीत फरोश। बुनी हुई रस्सी 1971, गीत फरोश 1956। खुशबू के शिलालेख 1973। आगे आ जाइए। इदम नमम 1977। और हो गया। ठीक, आगे आइए। शकुंतला माथुर 19। चांदनी चूनर 1960। लहर नहीं टूटेगी 1990। नरेश मेहता 1922 से 2000। बोलने दो चीड़ को 1961। तुम मेरा मौन हो 1982। पिछले दिनों नंगे पैरों 1989। और फिर संशय की एक रात बहुत बार पूछा गया। ठीक, 1962। ठीक, आगे आ जाइए। संशय की एक रात ही पूछा जाता। खंड काव्य। धर्मवीर भारती, ठंडा लोहा, कनुप्रिया देशांतर, ये तो हो गया। सीढ़ियों पर धूप में भी, ये भी तो हो गया। चलिए, शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर जी की कविताओं को छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद तीनों काव्य आंदोलनों में समान रूप से स्वीकृति मिली है, किंतु ये प्रगतिवादी चेतना के बहुत निकट है। ठीक, इन पर फ्रांस
एक पीली छतरी वाली लड़की किसका है? उदय उदय प्रकाश। ठीक। पाल गोमरा का स्कूटर, ये भी उन्हीं का, ये भी उन्हीं का, कई बार पूछा गया। टेक्निक में एजरा पाउंड शायद मेरा सबसे बड़ा आदर्श बन गया था, ये कौन कहते हैं? शमशेर बहादुर सिंह। हिंदी और उर्दू का दोआब इनको कहा जाता है। दोआब मतलब जानती हो? पुल। दोआब। यही इसीलिए मैं पूछता हूँ, इससे धड़कन खुलेगी आपकी। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा। टूटी हुई बिखरी हुई एक पीली शाम, धूप कोठरी के आईने में खड़ी, अमन का राग घिर गया है समय का रथ, एवं समय साम्यवादी। ऐसे एग्जाम में गलत होता है, पता है, कि ये सोचते से कहीं ये गलत ना हो जाए। गलत, ये चीज बहुत खराब, आप गलत ही बोलिए। मैं व्याकरण वाले बच्चों को कहता हूँ कि गलत ही बोलो। एक लड़की आई थी, मैरिड है, पहले दिन इतना शांत बैठी थी, ऐसे मेरी पढ़ाने का आदत, सारी बहरी बोल के हंस थी, एकदम शांत बैठी थी एकदम। लेकिन दूसरे दिन से ऐसा खुली वो कि वाह। तो ये होता है कि धीरे जब नहीं बोलोगी तो फिर ऐसे आदत पड़ जाएगी। अब कब बोलोगी? एमए कर रही हो, कुछ दिन बाद आपको पढ़ाना है। भाषा में बोलचाल के गद्य का लहजा और लय में संगीत की चरम अमूर्तन, इन दो परस्पर प्रतिरोधी मन स्थितियों को उनकी कला साधती है। कौन कहते हैं? रामस्वरूप चतुर्वेदी। जीवन के कटतम संघर्षों को लेकर उन्हें कविता में एकदम तरल बना सकना शमशेर के काव्य व्यक्तित्व की पहचान है। रामस्वरूप चतुर्वेदी। ठीक। चित्रकला, संगीत, कविता घुल मिलकर उनके यहाँ संभवतः उनके यहाँ रचना संभव करते हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी, सब तो उन्हीं का है। आगे आइए। शमशेर कवियों के कवि हैं, इनको अज्ञेय ने कहा, कवियों का कवि शमशेर को। ठीक। शमशेर मूड्स के कवि हैं, किसी विजन के नहीं। मलयज, कई बार पूछा गया, मलयज। मूड्स के कवि हैं, विजन के नहीं, मलयज। ठीक। शमशेर मूड्स के कवि हैं, विजन। शमशेर की शमशेरियत विष्णु खरे। शमशेर का गद्य हिंदी का जातीय गद्य है, शुक्ल। ये भी बेचारे आगे, नहीं तो आधुनिक काल में तो इनको कोई पूछता ही नहीं। हाँ। ठीक। शमशेर का काव्य रीतिवादी, रोमानी, सौंदर्यबोध, मार्क्सवादी विवेक के द्वंद्व का काव्य है। रामविलास शर्मा। ठीक। वे मुख्यतः प्रेम और प्रकृति सौंदर्य के कवि हैं, कहीं अलग हैं और कहीं दोनों का अद्भुत रासायनिक घोल है। बच्चन सिंह। ठीक। उनके प्रेम में गहरी आसक्ति है और छायावादी पवित्र वायवीयता। बच्चन सिंह। शमशेर की कविताओं का आप किसी अन्य अभिप्राय के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। वह आत्यंतिक अर्थ में परम नैतिक कविता है, प्रार्थना की तरह। अशोक वाजपेयी। ठीक। इसको छोड़िए, आगे आइए। भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक। बोर नहीं हो रही हो ना? हाँ ठीक। 10 पेज यही सोच रहा हूँ कंप्लीट कर दूं। कल से गद्य शुरू करूंगा, क्योंकि एग्जाम आ गया। 10 दिन में गद्य खत्म करके उसके बाद धड़ाधड़ रिवीजन करना। 10 दिन में गद्य हो जाएगा और एक दिन लगेगा उसमें, 1 या 2 दिन काव्य शास्त्र में। हाँ, बड़ा नहीं है। एक दिन उसमें लगेगा, एक दिन वैचारिकी में लगेगा, जो दलित विमर्श वगैरह, स्त्री विमर्श। ठीक। भवानी प्रसाद मिश्र गांधीवादी विचारधारा के कवि हैं। उदय प्रकाश ने इनको कविता का गांधी कहा है, उदय प्रकाश ने। और इन्होंने खुद को गांधी का बेटा कहा है। उदय प्रकाश ने इनको कविता का गांधी कहा है, और स्वयं इन्होंने खुद को क्या कहा? गांधी का बेटा। ठीक है, चलिए।
इनकी अधिकांश कविताओं में बोलचाल की शब्दावली तथा बोल चाल के लहजे का प्रयोग हुआ है। चलिए आगे आइए। इन्होंने छंदमुक्त एवं छंदबद्ध दोनों ही प्रकार की कविताएं लिखी हैं। इनकी भाषा एवं अभिव्यक्ति में लोक जीवन के स्पष्ट रूप लक्षित होते हैं। एक छोड़ दीजिए। कमल के फूल, सतपुड़ा के जंगल, भवानी की वाणी की दीनता, टूटने का सुख, गीत फरोश इनकी चर्चित कविताएं हैं। ठीक, आगे आ जाइए। नरेश मेहता, रेस मेहता लिखा हुआ है। इनकी आरंभिक कविताओं में ऋग्वैदिक ऋचाओं के प्राचीन बिंबों का प्रभाव दिखाई देता है। ठीक, चलिए। दूसरा सप्तक में संग्रहित इनकी कविता किरण, धेनुएं, चाहता मन तथा उषस में उपर्युक्त बिंबों का प्रभाव लक्षित होता है। इनको बिंबों में सौंदर्य और ताजापन है। आगे आ जाइए, इसको छोड़िए। समय देवता इनका बहुत मूल कविता है। ठीक, मेरा समर्पित एकांत संग्रह की कविता है। इसे कवि ने नई कविता की पहली कविता माना है। ठीक, आगे आइए। धर्मवीर भारती, व्यक्ति स्वातंत्र इनकी कविताओं का केंद्र बिंदु है। इनका एक उपन्यास है, पढ़ा आपने? बहुत सुंदर, गुनाहों का देवता। पढ़ा है? क्या मस्त उपन्यास है। आलोचकों ने इनके प्रारंभिक काव्य संग्रह ठंडा लोहा को कैशोर भावुकता का काव्य कहा। प्रेम पथ एक यूनानी पौराणिक पुरुष है। यह लंबी कविता है। राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन कनुप्रिया काव्य संग्रह में किया गया। देशांतर विदेशी कविताओं का संग्रह है रघुवीर सहाय। अब आते हैं रघुवीर सहाय पे। सीढ़ियों पर धूप में संकलित कविताओं में रोमानियत का प्रभाव। इसके अतिरिक्त उनके अन्य कविता संग्रहों में नए कला प्रयोगों तथा रोमानियत मुक्त राजनीतिक व सामाजिक विमर्श की कविताएं मिलती हैं। आत्महत्या के विरुद्ध काव्य संग्रह के लिए बच्चन सिंह ने लिखा, यह संग्रह में होने वाली आत्महत्याओं के विरुद्ध ही नहीं बल्कि साहित्य की हत्या करने वाले बीटनीकों और अकवितावादियों के विरुद्ध भी है। रघुवीर सहाय ने मेरा प्रतिनिधि कविता राम मनोहर लोहिया के प्रति लिखी थी। कविता के संदर्भ में रघुवीर सहाय के महत्वपूर्ण कथन। इसके आ जाइए। विचार वस्तु का कविता में खून की तरह दौड़ते रहना कविता को जीवन और शक्ति देता है। ये तो सही बात है। विषय वस्तु जो है वो कविता में पूरा, यानी कथानक जो केंद्र बिंदु उसका है। रचना के लिए किसी न किसी रूप में वर्तमान से पलायन आवश्यक है। कोई कोई ही इस पलायन को सुरुचिपूर्वक निभा पाता है। आगे आ जाइए, छोड़िए इसको, इतना हो गया। तीसरा सप्तक, ठीक। विजय देव नारायण शाही। तीसरा सप्तक में क्या बताया था? विजय देव नारायण शाही। इनका साखी 1983, साखी मछली घर 1966, संवाद तुमसे 1990। ठीक, आगे आइए। कुंवर नारायण, परिवेश हम तुम 1961, हाशिए का गवाह 2009, आत्मजयी इनका कई बार पूछा गया 1965, बाज्य सभा के बहाने 2008। आगे सर्वेसल द्वारा काठ की घंटियां 1959, बांस का पुल 1963, एक सुनी नाव 1966, गर्म हवाएं 69, कुआनो नदी 1973। कुआनो नदी वहां है गोरखपुर के पास, यहीं से मुझे याद हो गया था। हाँ, फिर खूंटियों पर टंगे लेख भी कई बार पूछा। खूंटियों पर टंगे लोग 1982। केदारनाथ सिंह, इनका देख लेते हैं। अभी बिल्कुल अभी जमीन पक रही 1960, अभी बिल्कुल अभी 1960, जमीन पक रही 1980, यहां से देखो 1983, अकाल में सारस 1988, तालस्ताय और साइकिल 2005। बस चलिए, कुंवर नारायण पे आ जाते हैं। एक सप्तक और बच रहा है, लास्ट है ना। आलोचक रामस्वरूप चतुर्वेदी ने आत्मजयी 1964 को नई कविता की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना है। आत्मजयी का केंद्रीय विषय जीवन व मृत्यु का
मौलिक अर्थ है। ठीक, आत्मजयी की कथा वस्तु कठोपनिषद की यम नचकेता की कहानी पर आधारित है। ठीक, आत्मजयी में बौद्धिक बिंबों का प्रयोग किया गया है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना पाजे मुख्य रूप से किसान मजदूर इस पे लिखते हैं। बकरी इनका महत्वपूर्ण नाटक है। ठीक, आइए आइए इनकी चर्चित कविताएं। अहम से मेरे बड़ी हो तुम, विगत प्यार लिपटा रजाई में, मैंने कब कहा, काफी हाउस में एक मेलोड्रामा। ठीक, चलिए। बच्चन सिंह का मानना है कि केदारनाथ सिंह ने 1960 के बाद कविता को संवेदनात्मक बौद्धिकता से जोड़ा। इसको छोड़िए, आगे आइए। केदारनाथ सिंह भी आ गए क्या? केदारनाथ सिंह की प्रसिद्ध कविताएं हैं बनारस, अनागत एवं फर्क नहीं पड़ता। नई कविता के बाद साहित्यिक आंदोलन प्रायः कम दिखते हैं, किंतु साहित्यिक प्रवृत्तियां समानांतर रूप में बनी हुई हैं। 1960 के बाद कविता को समकालीन कविता कहा जाता है, हालांकि इसको लेकर विद्वानों के बीच विवाद बहुत ज्यादा है। 1960 के बाद की कविता को साठोत्तरी कविता भी कहा जाता है। डॉक्टर विशंबरनाथ उपाध्याय तथा बच्चन सिंह ने समकालीन कविता को ही साठोत्तरी कविता माना है। 1960 के बाद कविता में विभिन्न तरह के काव्य आंदोलनों की प्रवृत्तियां विकसित हुई, जिनमें अकविता, जनवादी कविता, नवगीत आंदोलन प्रमुख रहे। अकविता 1960 के बाद विकसित हुआ आंदोलन है। 1963 में जगदीश चतुर्वेदी ने प्रारंभ नामक काव्य संकलन से इसकी शुरुआत की। किसकी? अकविता की। अकविता 1960, 1963 में जगदीश चतुर्वेदी ने प्रारंभ नामक काव्य संकलन से इसकी शुरुआत की। अकविता का सबसे प्रसिद्ध काव्य संकलन विजय है, जिसमें 3 रचनाकारों ने गंगा प्रसाद बिमल, जगदीश चतुर्वेदी तथा श्याम परमार की रचनाएं। इनको कहा जाता है विजप। ठीक, गंगा प्रसाद बिमल, जगदीश चतुर्वेदी और श्याम परमार, विजप। जैसे उधर नकेन था, इधर विजप। धूमिल, राजकमल चौधरी, मोना गुलाटी, सौमित्र मोहन आदि कविता के कवि हैं। मुद्रा राक्षस श्याम परमार को अकविता का कवि मानने के पीछे एक तर्क यह भी दिया जाता है कि उन्होंने 1965 में अकविता पत्रिका को प्रकाशित किया। इसको छोड़ दीजिए। 1952 में अमेरिका में बीट जनरेशन की स्थापना जैक कैरुआक एवं एनन गिन्सवर्ग ने की। बीट जनरेशन 1952 में। सन 1967 के आसपास एक नवीन प्रवृत्ति तेजी से आगे आई, जिसे जनवादी कविता कहा गया। जनवादी 1967। ठीक, 1960 या 63 अकविता, 1967 जनवादी आ गया। 1980 के बाद की समकालीन हिंदी कविता की संवेदना विस्तृत व बहुआयामी है। इस कविता में राजनीतिक, सामाजिक गतिविधियां तथा पूंजीवाद, भूमंडलीकरण व सांप्रदायिकता की स्थितियां भी मौजूद हैं। नए इलाके में किसकी है? अरुण कमल की। नए इलाके में, उधर के चोर, ये सब उन्हीं की। काव्य संग्रह में अरुण कमल ने शहरी, देखो आ गया, अरुण कमल ने शहरी मानसिकता, उन्नत परिवर्तन की तेज गति के परिप्रेक्ष्य में मनुष्य की निरंतर घटती हुई आत्मीय संवेदना को दर्शाया गया। ठीक, अरुण कमल को काव्य रचना के लिए भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार दिया गया। ठीक, इसमें है एक श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार, सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, दुनिया भर के तो मिले। आगे आ जाइए। नवगीत 1958 में राजेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा संपादित गीतांगिनी शीर्षक से नवगीत परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। गीतांगिनी राजेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा। अधिकांश विद्वान इसे नवलेखन या नई कविता से संबंधित मानते हैं। ठीक, नवगीत। आगे आइए। वस्तुतः यह आंदोलन नई कविता के उस दावे के विरोध में उपजा जिसे में यह माना जाता था कि गीतों में आधुनिक भावबोध को जटिलता के साथ व्यक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि गीत सिर्फ भावुकता और रोमानियत की अभिव्यक्ति है। नवगीत के समर्थकों ने समकालीन यथार्थ को धारण करने वाले गीत लिखे, जिनमें रविंद्र भ्रमर, रमेश रंजक, वीरेंद्र मिश्र, शंभुनाथ सिंह आदि महत्वपूर्ण है। शंभुनाथ सिंह मूलतः गीतकार हैं। इनकी कविता छायावादी संस्कारों से चलकर नए संस्कारों को समेटे हुए फिर से नवगीत की सीमा तक पहुंच
तक जा पहुंची। नवगीत के संदर्भ में विद्वानों के कथन। नवगीत रागात्मक चेतना का पर्याय है, रविंद्र भ्रमर ये कहते हैं। नवगीत हिंदी कविता की खोई हुई अस्मिता की तलाश है, श्री किरण तिवारी। और नवगीत अपने समय की आधुनिकता के बोध से उत्पन्न समाज संपृक्त छांदसिक रचना है। ये कौन कहते हैं? माहेश्वर तिवारी। आगे आइए अब हिंदी गजल पे। ठीक, गज लिखा हुआ है। हिंदी गजल। डॉक्टर रोहित अस्थाना हिंदी गजल के प्रवर्तक के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। ठीक, अमीर खुसरो नहीं, ये इनको मानते हैं, अमीर खुसरो को हिंदी का प्रथम गजल स्वीकार करते हैं। लेकिन वैसे कौन माना जाता है? दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार को आधुनिक हिंदी गजल का प्रथम प्रवर्तक माना जाता है। इनकी गजलों के में समकालीन राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का ओजस्वी व यथार्थवादी अभिव्यक्ति है। गजल एक लिरिक विधा है जिसकी कुछ अपनी शर्तें, अपना प्रतीकवाद है व जीवंत परंपरा शमशेर बहादुर सिंह। गजल असंबद्ध कविता है। गजल का मिजाज मूलतः समर्पणवादी फिराक। यहाँ से क्वेश्चन आता होता नहीं है गजल वजल से। रामेश्वर सुख अंचल, इन आवाजों को ठहरा लो, हरकिरण प्रेमी, रूप दर्शन, शमशेर बहादुर से सुकून की तलाश, दुष्यंत कुमार का साये में धूप पूछा जाता। गोपाल दास नीरज, नीरज की पाती। ठीक, कुंवर बेचैन को देख लेते हैं। समियाने के कांच के पत्थर की बांसुरी, महावर, इंतजारों का, रस्सियां पानी की, और अदम गोंडवी की क्या है? धरती की सतह पर समय से मुठभेड़। क्या, ये छोड़िए इसको। दलित कवि पे आ जाते हैं। हिंदी का प्रथम दलित कवि संत रैदास। कहा? हाँ, खड़ी बोली हिंदी के आरंभिक दलित कवि हीरा डोम और स्वामी अछूतानंद का नाम लिया। अछूतानंद का प्रथम काव्य संग्रह, काव्य ग्रंथ हरिहर भजनमाला 1917 में प्रकाशित हुई। शिवराज सिंह बेचैन के काव्य संग्रह चमार की चाय में 57 कविताएं संकलित हैं। ये कविताएं मानस पटल पर गहरी छाप छोड़ती हैं। इसमें प्रमुख कविताएं हैं गुरु गुड़ चेला शक्कर, चमार की चाय, नीच नहीं अलग जाती हैं हम, मुड़ मुड़ के शिमला में शेक्सपियर का घर और अंबेडकर का निवास, अनपढ़ हो जाना एक तारा आदि। आगे आ जा। ठीक, स्वामी अछूतानंद आदिवंश का डंका, हरिजन भजन माला, स्वामी अछूतानंद। हीराडोम अछूत की सिखाए, खड़ी बोली हिंदी की प्रथम दलित कविता जो 1914 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। यह कविता भोजपुरी में लिखी गई थी। चलिए आगे आ जाइए। माता प्रसाद एकलव्य, इनका खंड काव्य है। इनको छोड़े, क्या नाम है? आगे आइए, आगे आइए, कौन सा है इंपॉर्टेंट? दलित पचासा, मनसाराम विद्रोही। ठीक, सदियों का संताप, ओम प्रकाश वाल्मीकि, बस बहुत हो चुका अब और नहीं। ये कई बार पूछा गया तीनों। ओम प्रकाश वाल्मीकि, अरे भाई। सदियों का संताप 1989, बस बहुत हो चुका 1997, अब और नहीं 2004। डॉक्टर धर्मवीर कंपीला, किनारे मझधार भी हीरामन। मलखान सिंह, सुनो ब्राह्मण 1995, ज्वालामुखी के मुहाने 1916। ठीक, मुक्ति संग्राम अभी बाकी है, ये पूछा गया है। कमल भारती, सुशीला टाक भरे, स्वाति बूद और खारे मोती, तुमने कब उसे कब पहचाना, ये तुम भी जानो हमारे हिस्से का सूरज। चलिए, सूरजपाल चौहान, क्यों प्रयास विश्वास क्यों करूं। आगे आइए, और हो गया खत्म। कल से हम लोग शुरू करेंगे गद्य। चलिए ठीक, थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।